तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल BR उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही था कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, उसमें आपको क्रैश कोर्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर भी क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हम लोग क्लास 10th मैथ का जो है इसका क्रैश कोर्स से स्टार्ट करेंगे। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग ये करेंगे कि मात्र और मात्र 90 दिनों यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो NCERT का मैथ का बुक है उसको हम लोग पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका NCERT हम लोग कंप्लीट कराएंगे मात्र और मात्र 90 दिनों के अंदर। और ये बिहार बोर्ड के एग्जाम जो है उसके लिए लागू है। लेकिन अगर आप कोई और बोर्ड से हो और वहाँ पे भी NCERT से क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, इस चैप्टर के अंदर हमें बस संख्याओं और संख्याओं के अलग अलग प्रकारों के बारे में ही पढ़ना है। और कुछ थ्योरम भी है जिसे अगर आप लोग पढ़ लोगे तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आप इस बोर्ड पे कुछ संख्या लिखे, जो भी संख्या आपके मन में आ रहा है वो संख्या आप लोग यहाँ पे लिखे। तो बहुत बच्चा 1 लिखेगा, कोई लिखेगा 2, कोई लिखेगा 5, कोई लिखेगा 7, कोई लिखेगा 9, कोई लिखेगा 12, कोई 14, कोई 20 लिखेगा। लेकिन लिखेगा तो इन्हीं में से कोई। अब मैं आपको कहता हूं कि इनमें से वो संख्या जो 2 से कट सके उनको आप एक गोला में बंद करो। तो सबसे पहले आप 2 को करोगे, उसके बाद 12 को करोगे, 12 के बाद 14 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। तो ये क्या है? तो ये जो मैंने गोला पे आपको बंद करने को कहा, ये किस आधार पे कहा? तो ये मैंने कहा कि जो संख्या 2 से कट सके उस आधार पे। तो 2 से कटना एक गुण है, किसी भी संख्या का 2 से कटना एक गुण है। और उसी गुण के आधार पे आप चाहो तो इन पूरी संख्याओं को 2 अलग अलग भाग में बांट सकते हो। पहला जो 2 से कट सके जिसे आप लोगों ने घेरा में बंद किया है, और दूसरा जो 2 से नहीं कट सके जिसको आपने ऐसे ही रहने दिया है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग संख्याओं को उनके गुणों के आधार पे अलग अलग भागों में बांट दिया है। अब बस हमें उन्हीं को पढ़ना है कि किन किन आधार पे बांटा है और कहां कहां पे बांटा है, और बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने बांटा है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं उसे? तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश के अंदर नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको n के द्वारा दिखाया जाता है। मतलब कहीं पे भी अगर n लिखा हुआ रहेगा तो आप समझोगे वो प्राकृत संख्या लिखा हुआ है। तो इतना तो ठीक है कि n लिखा रहेगा तो हम लोग उसे प्राकृत संख्या समझेंगे। लेकिन ये प्राकृत संख्या होती क्या है? तो देखिए, प्राकृत संख्या हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है उस और इन्फानाइट तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग 1 से गिनती गिनना शुरू करो ना, तो 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, वैसे ही 5, 6, 7 और ऐसे ही आगे आप लिखते चले जाओगे। तो आप अगर 1 से लिखना शुरू कर रहे हो या फिर 1 से गिनती गिनना शुरू कर रहे हो तो वो जो संख्या आपके सामने रहेगा उसी संख्या को प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर इसको दिखाने की बारी आए तो आप इसे n से आसानी से दिखा सकते हो। तो प्राकृत संख्या क्लियर है। अब आइए दूसरे प्रकार की। तो दूसरी प्रकार की जो आपकी संख्या है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इस पूर्ण संख्या को हम लोग वॉल नंबर और इसे W के द्वारा डिनोट यानी कि दिखाया जाता है। अब इसका नाम पूर्ण संख्या है, तो नाम के मैं फैक्ट बताऊं कि इसका नाम पूर्ण संख्या क्यों है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे अभी 1 से गिनती शुरू हो रहा है तो इसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब 1 से तो गिनती शुरू हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन आप लोग ये भी तो जानते हो कि ये जो 0 है ये 1 से छोटा होता है। मतलब अगर लॉजिकली हम लोग गिनती गिनना शुरू करें तो 1 से पहले हमको 0 काउंट करना चाहिए
चाहिए, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और ऐसे ही उसके बाद गिनती गिनना चाहिए। तो कुछ लोग जैसे कि अब हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि 1 अगर इससे छोटा है तो 1 से पहले हमें इसको रखना चाहिए, क्योंकि 2 से छोटा 1 है तो हमने 1 को 2 से पहले रखा है, और 2 जो 3 से छोटा है तो 3 से पहले हमने 2 को रखा है। उसी प्रकार अगर 1 0 से बड़ा है तो 1 को उसके बाद और 0 को उसको पहले रखेंगे। तो इसी प्रकार कुछ लोगों ने 1 से गिनती को शुरू ना करके उन्होंने अपनी गिनती 0 1 2 3 4 और ऐसे उन्होंने अपनी गिनती शुरू की। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो 1 से गिनती शुरू हो रही तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और कुछ महान लोग आए, मतलब ज्ञानी लोग आए और उन्होंने अपनी गिनती 0 से शुरू कर दी। अब ये 0 की आविष्कार किसने किया था, तो ये आप लोग कमेंट में बताइए कि 0 की खोज किसने की थी और किसने 0 से गिनती शुरू की थी। ठीक है, तो 0 से जो संख्या शुरू होती है गिनती गिनना, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और लोगों ने इसका नाम पूर्ण संख्या क्यों रखा, तो पहला वाला संख्या का नाम प्राकृत था, और लोगों ने यह समझा कि ये जो प्राकृत संख्या है ये आधा अधूरा है, मतलब इसकी गिनती 1 से शुरू हो रही है तो ये आधा अधूरा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी गिनती 0 से शुरू करते हैं और इसको हम लोग पूरा कर देते हैं, यानी कि हम लोगों ने तो पूरा कर दिया, अब हम लोग महान हैं, और रियल में वो लोग महान भी थे। तो इसी प्रकार से इसका नाम पड़ गया पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि जिसकी गिनती 0 से शुरू होगी उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। अब देखिए, अब आप लोग देखिए, ये पूर्ण संख्या तो यहाँ तक ठीक है कि 0 से गिनती शुरू हो रहा है तो पूर्ण संख्या है। इसके बाद भी कुछ महान लोग आए और उन लोगों ने ये कहा कि ठीक है, आप 0 से गिनती शुरू करते हो, 1 2 3 4 और ऐसे गिनते चले जाते हो, लेकिन अगर आप इस 0 के इस साइड गिनती गिनना शुरू करो, मतलब अगर 0 के नीचे आना चाहो तो क्या होगा। तो लोगों ने कहा अच्छी बात है, 0 अगर इससे 1 अगर इससे बड़ा है तो 1 इसके बाद आएगा, अगर 0 से कोई छोटा मिलता है तब हम लोग 0 के इस साइड इसको रख देंगे। तो लोगों ने कहा है ना, 0 से छोटा क्या है, तो 0 से छोटा 1 है, यानी कि -1 है। अब -1 0 से छोटा कैसे है, तो देखिए आप लोग इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है तो आपका क्या कंडीशन है। उसके बाद आप लोग ये इमेजिन कीजिए कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और ऊपर से 5 रुपया अपने दोस्त से उधार ले रखा है, मतलब आप 5 रुपये माइनस कर्जे में हो और आपके पास 0 रुपया नहीं है। तो दोनों में से कौन कंडीशन में आप ज्यादा अमीर हो, तो आप बिल्कुल कहोगे कि अगर 0 रुपया नहीं था तो इसमें किसी को देना तो नहीं था, मतलब इसमें हम लोग ज्यादा अमीर थे और इसमें हम लोग ज्यादा गरीब हो गए। तो उसी प्रकार 0 जो है ये तो ठीक है, नॉर्मल है, किसी को ना देना ना किसी से लेना, लेकिन -1 जो है ये बता रहा है कि हमको किसी को 1 रुपया देना है। उसी प्रकार ये जो -1 है इससे भी छोटा है -2, इससे भी छोटा है -3 और इससे भी छोटा है -4। तो लोगों ने कहा कि आप लोग क्या करते थे कि यहां से गिनती शुरू करते थे 0 से और प्लस में बढ़ते जाते थे, तो उसको आपने क्या कहा था, उसको आपने पूर्ण संख्या कहा था। हम लोग क्या करेंगे, यहां से गिनती शुरू करेंगे और इधर प्लस में भी जाएंगे और इधर माइनस में भी जाएंगे, और ये जो संख्या होगी इस संख्या को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा यहां से क्या आता है, पूर्णांक संख्या जो होता है उसका परिभाषा यहां से ये आता है कि वैसी संख्या जिसकी गिनती 0 से शुरू हो और धनात्मक यानी कि प्लस में अनंत तक और ऋणात्मक यानी कि माइनस में अनंत तक जाए, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या तक आप लोग को समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा सा मिटा करके दूसरे स्लाइड में इसके आगे की कहानी को बताते हैं। तो दोस्तों हमारी ये स्टोरी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि हमें अभी तक पूर्णांक संख्या मिल चुका है। पूर्णांक संख्या मतलब 0 से गिनती गिनना शुरू करो तो प्लस में भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक। अब इसके आगे की स्टोरी क्या है, तो जैसे ही हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुआ वैसे ही कुछ लोग खड़ा हो गए और कहे कि इस संख्या को हम लोग भी 2 भाग में बांट सकते हैं, मतलब पूर्णांक को भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। अब कैसे बांट सकते हैं, तो देखिए लोगों ने कहा कि जो संख्या प्लस में होगी, मतलब जो पूर्णांक संख्या प्लस में होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग धन पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम लोग धन पूर्णांक कहेंगे। धन का मतलब होता है प्लस, यानी कि उसको हम लोग प्लस वाला पूर्णांक कहेंगे। वैसे ही जो पूर्णांक माइनस में है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग ऋण पूर्णांक कहेंगे। 1 मिनट, उसे
हम लोग ऋण पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक कहेंगे। तो इस प्रकार लोगों ने पूर्णांक को भी दो भाग में बांट दिया। अगर मैं कहूँ धन पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा, तो एक धन पूर्णांक हो जाएगा, दो भी हो जाएगा, पांच भी हो जाएगा, मतलब जो संख्या प्लस में है ना वो धन पूर्णांक हो जाएगा। और कहूँ कि ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो जो संख्या माइनस में है -4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, मतलब जो भी संख्या के आगे अगर माइनस लगा हुआ रहेगा तो वो ऋण पूर्णांक हो गया। तो ये तो हो गया ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। होप कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक भी मार दीजिए। अब आइए नेक्स्ट पे। तो जैसे ही अब हमारे पास कुछ संख्याओं को पता लगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बार और कुछ संख्या लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, 11 लिखता हूँ, 13 लिखता हूँ, 19 लिखता हूँ, 22 लिखता हूँ। तो ये जो हमारे पास संख्या कुछ आ गई। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी संख्या आ गई। कुछ संख्या माइनस में भी आ गई, जैसे कि -8 आ गई, -10 आ गया, और उसके बाद बात करोगे तो -9 आ गया, और भी संख्या हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इतना तक तो चल ही रहा था स्टोरी। वैसे ही एक लड़का खड़ा हुआ और खड़ा होते हुए बोला कि देखिए आप लोगों ने, अच्छा बात है कि इतना संख्या खोज लिया है, लेकिन मैंने भी एक संख्या खोज लिया है। लोगों ने पूछा कौन संख्या, तो उसने कहा कि मैंने सम संख्या खोज लिया है। क्या खोज लिया है? सम संख्या की खोज कर ली है। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, सम संख्या का खोज किया है, लेकिन ये तो बता कि सम संख्या होता कौन है। तो उसने कहा कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे कुछ संख्या देख रहे हो, अब इस संख्या में से जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, उस संख्या को मैं सम संख्या कहता हूं। लोगों ने कहा अच्छी बात है, बता कौन होगा। तो उसने कहा जैसे कि 1 को देखो, अब ये जो 1 है ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, आप लोग चाहे तो काट करके देख लेना, लेकिन अगर 4 को काटोगे तो ये 2 से पूरा पूरा 2 मर्तबे में कट जाएगा। वैसे ही 8 को काटोगे तो ये 2 से पूरा पूरा 4 मर्तबे में कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, लेकिन 22 को 2 से काटोगे तो ये 11 मर्तबे में पूरा पूरा कट जाएगा। -8 को काटोगे तो ये भी 2 से -4 मर्तबे में कट जाएगा। 10 को भी 2 से काटोगे तो ये -5 मर्तबे में, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो लोगों ने कहा अच्छी बात है, इसका मतलब तो कहना ये चाहता है कि जो 2 से कट जाए वो हो जाएगा सम संख्या। उसने कहा एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर उसने लोगों ने पूछा कि एग्जाम्पल बता, तो उसने बोला कि 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप चाहो तो माइनस में भी आ जाओ, 8 6 कोई भी ले सकते हो आप लोग माइनस में। तो इस प्रकार की जो संख्या है इसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। अब सम संख्या आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि जो संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात चल रही थी। अब जैसे ही यहाँ तक बात चल रही थी, उसी सभा में से एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, वो भी मैथ अच्छा खासा पढ़ता था। उसने कहा कि तूने सम संख्या खोजा है, तो हम भी कम थोड़ी है, हम विषम संख्या खोज लिए हैं, और अभी तू बताया है ना उसी आधार पे हम विषम संख्या खोज लिए हैं। क्या खोज लिए हैं? विषम संख्या खोज लिए हैं। तभी लोगों ने पूछा कि अच्छा तूने विषम संख्या अभी भी खोजा? तो लोगों ने तो उसने कहा कि हाँ, ये जो बताया है इसी से सीखकर मैंने विषम संख्या खोज लिया है। तो लोगों ने कहा कैसे? तो उसने बताया कि इसने क्या बताया, तो ए नाम का जो लड़का था वो पहले ये बताया था कि 2 से जो संख्या कटेगा वो सम होगा, और बी नाम का जो लड़का है जिसने विषम संख्या को खोजा है उसने ये बताया कि जो 2 से जो संख्या पूरा पूरा न कटे उसे हम लोग विषम कहेंगे। लोगों ने कहा ये लो, इसका ही कॉपी कर लिया। मतलब पहला वाला तो बेचारा मेहनत करके बताया था कि 2 से जो कटेगा उसको हम लोग सम करेंगे, अब दूसरा वाला बिना मेहनत ये कर रहा है कि जो नहीं कटेगा उसको विषम कहेंगे। कर लो जो करना है। तो ये हो जाएगा विषम संख्या। जैसे कि आप लोग 3 को रख सकते हो, 9 को रख सकते हो, 7 को रख सकते हो, 11 को रख सकते हो, और भी संख्या को आप लोग इसमें रख सकते हो। विषम भी समझ में आ गया? ठीक है, इतना तक स्टोरी बहुत अच्छा चल रहा था, सभी को एंजॉय आ रहा था। उसी में से एक और लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा कि ठीक है, आप लोग तो कहते हो कि 2 से कटेगा तो सम, 2 से नहीं कटेगा तो विषम, लेकिन जो संख्या या तो खुद से कटे या फिर कोई से न, यानी कि 1 से कटे, उसको क्या कहोगे? तो इसका भी लोगों ने एक नया नाम रखा। क्या नाम रखा? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के बारे में उन्होंने क्या बताया? तो अभाज्य संख्या के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो संख्या
संख्या सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे या फिर एक से कटे, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। लोगों ने कहा अच्छी बात है, लेकिन बता तो वो संख्या कौन होगी। तो पहला एग्जाम्पल उसने दिया 7 का। उसने बताया कि 7 एक ऐसी संख्या है जिसको आप तो 7 से ही काट सकते हो एक मर्तबे में, या फिर इस 7 को क्या करोगे तो आप 1 से काट सकते हो 7 मर्तबे में। मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, इसके अलावा ये किसी और से कटने वाली नहीं है। और ऐसा ये एक संख्या नहीं है केवल 7, ऐसा बहुत संख्या है, जैसे 11 को ले लो, 19 को ले लो, आप लोग और भी कमेंट करके बताना, 31 को ले लो, और आप लोग और भी कमेंट करके बता सकते हो। तो ये भी एक नया समूह ही बन गया कि जो संख्या केवल 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक स्टोरी चल रहा था और आगे भी अभी स्टोरी चलेगा, लेकिन हमारे पास जगह कम है तो इसको मिटा करके फिर स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपने स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। हमारा स्टोरी क्या था, तो हमारा स्टोरी इतना तक पहुंच चुका था कि एक लड़का ने अभाज्य संख्या का खोज किया, जिसमें उसने बताया कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने खोज किया। लेकिन उसी में से एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा कि अच्छा आपने तो ये बता दिया कि जो खुद से कटेगा 1 से कटेगा वो अभाज्य संख्या हो गया, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारी संख्या है जो खुद से भी कटती है, 1 से भी कटती है, और इसके अलावा भी कोई और संख्या से कटती है, तो उसको क्या कहोगे। तो इसी के रिलेटेड उन्होंने एक और फैमिली बनाया और उस फैमिली का नाम रखा भाज्य संख्या। क्या नाम रखा उसका, भाज्य संख्या नाम रखा गया। अब ये भाज्य संख्या कौन होती है, तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से भी कटे, 1 से भी कटे, और इसके अलावा वो कोई और संख्या से भी कटे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 9 एक ऐसा संख्या है, तो 9 एक ऐसा संख्या है जो खुद से भी कट जाएगा 1 मर्तबे में, और यही 9 एक ऐसा संख्या है जो 1 से भी कट जाएगा 9 मर्तबे में। इसके अलावा ये जो 9 है ये 3 से भी 3 मर्तबे में कट जाएगा। मतलब 9 एक ऐसी संख्या है जो खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है, और इसके अलावा ये किसी और संख्या से भी कटता है। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या हैं उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप 12 को लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो, इसके अलावा आप लोग 8 को लिख सकते हो, और ही बहुत सारी संख्या है उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए आपको भाज्य संख्या भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब जो आपके सामने नेक्स्ट संख्या प्रकट होने वाला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस संख्या का नाम क्या है, तो जी हाँ उस संख्या का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे आप p/q या फिर भिन्न के रूप में लिख सकते हो। देखो भिन्न मतलब क्या होता है, तो भिन्न संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि भिन्न संख्या एक ऐसा संख्या होता है जिसमें एक बीच में बटा होता है, इसके ऊपर भी कुछ संख्या होती है, इसके नीचे भी कुछ संख्या होती है। तो मैं कहता हूं कि भिन्न एक 4/3 एक भिन्न है, क्योंकि ऊपर भी एक संख्या नीचे भी एक संख्या। वैसे ही 2/3 भी एक भिन्न है, 5/3, और आप कोई भी लिख सकते हो, 5/2 कोई भी लिख सकते हो, एक भिन्न है। तो इसको हम लोग जनरली क्या दिखाते हैं, तो इस भिन्न को जनरली दिखाने के लिए p, 1 मिनट क्या हो गया, इसको हम लोग p/q का यूज करते हैं। मतलब p रहेगा यानी कि इसके जगह पे कोई संख्या रहेगा, और ये जो q है इसके जगह पे भी कोई संख्या रहेगा। वो संख्या 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी रहेगा, लेकिन भिन्न जनरली इसी रूप का होता है। तो ये जो परिमेय संख्या होता है इसको आप इसके रूप में लिख सकते हो, और इसी के साथ इसका एक और परिभाषा होता है कि p/q के रूप में तो लिख सकते हो, साथ ही जो q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं 4/3 जो है एक प्रकार का परिमेय संख्या लिखी है, लेकिन यही आप कहते हो 4/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे में 0 आ रहा है, और हम कहते हैं कि जो नीचे वाला यानी कि जो q है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा या फिर 0 नहीं होगा। तो ये भी आप लोग खास ख्याल रखिएगा कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, और जहां क्या होता है, तो जहां q = not 0 होता है। ठीक है, तो ये होता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का ही उल्टा एक और संख्या होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए
परिमेय संख्या का उल्टा एक और संख्या है जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होती है? तो ये इसके उल्टा होती है। इसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो परिमेय को, लेकिन ये जो अपरिमेय होता है इसको p बटा q के रूप में कभी, एक मिनट, p बटा q के रूप में कभी लिखा ही नहीं जा सकता। मतलब इन संख्याओं को आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2, इसे आप लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √3, इसको भी आप लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर आपको पता होगा इस संख्या के बारे में तो 2-3 एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हो गया। लेकिन अब जो आपका मेन संख्या है, जिस संख्या के नाम पे आपका चैप्टर का नाम है, यानी कि वास्तविक संख्या, वो क्या होता है? तो देखिए वास्तविक संख्या को मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको मिटा करके। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो काफी अच्छा बात है। तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अब, वास्तविक संख्या, द रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग को पता चल गया कि जिसको p/q के रूप में लिखते हैं उसको परिमेय, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उसको अपरिमेय कहते हैं। तो ये जो वास्तविक संख्या है ये परिमेय संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को कहते हैं। योग को नहीं कहते, जैसे कि मान लीजिए कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप लोग ले लीजिए, कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 5/1 हो सकता है ना, 5/4 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये परिमेय संख्या है। और इधर से मैं लिखूं √2, √5 ऐसे, और पाई, ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो इन सभी को अगर एक झोली के अंदर, यानी कि एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए और उस बॉक्स का नाम पूछा जाए तो आप कहिएगा वास्तविक संख्या। मतलब सिंपल से आप लोग ऐसे समझिए कि एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, तो उस बॉक्स को क्या कहा जाए या फिर उस बॉक्स का नाम क्या रखा जाए? तो याद रखिएगा उस बॉक्स का नाम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहा जाए। और कोई पूछेगा कि रियल नंबर किसे कहेंगे, तो आप लोग कहिएगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या भी क्लियर हो गया कि अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों एक साथ ही हमको दिखाई दे एक ही झुंड में, तो उस झुंड का नाम क्या होगा? उस झुंड का नाम होगा वास्तविक संख्या। अब इसके बाद एक थ्योरम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसको भी हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है ये आपके एग्जाम के लिए बोल लो या फिर क्वेश्चन सॉल्व के लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, तो देखिए आप लोगों ने दो संख्या यानी कि दो संख्या का एचसीएफ निकालना तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। नॉर्मल आप लोग फ्रैक्शन यानी कि भाग कर करके दो संख्या का एचसीएफ यानी कि मसन निकालते थे। तो ये कुछ और नहीं है, ये एचसीएफ निकालने का ही एक तरीका है, लेकिन इसमें आपको क्या होता है, तो एक सूत्र का यूज करना होता है और वो सूत्र होता है A = BQ + R। तो इस सूत्र का यूज करके अगर आप लोग किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब इस सूत्र का यूज करके आप लोग मौसक कैसे निकालोगे, तो ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बस आप लोग इतना जान लीजिए कि इसके यूज करके आप लोग दो संख्याओं का मौसक निकाल सकते हो और इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्लियर हो गया लगभग। अब आइए आपका लास्ट टॉपिक एक बच रहा है और इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। टॉपिक ये है कि अगर आपके पास दो संख्या A और B है और आप क्या करते हो कि इन A और B का एचसीएफ निकाल लेते हो। क्या करते हो, A और B का एचसीएफ निकाल लेते हो। उसके बाद आप एक और बार ये करते हो कि इन A और B का एलसीएम निकाल लेते हो। मतलब A और B का क्या करते हो, आप एलसीएम निकाल लेते हो। तो ये हो गया। तो इन चारों के अंदर संबंध ये होता है कि अगर आप A और B को गुना करोगे और उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम को गुना करोगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। मतलब मान लीजिए कि आपके पास
कितना है, तो a 5 है और गुना के बाद b कितना है, 2 है। उसके बाद इनका अगर आप लोग HCF निकालते हो तो इनका HCF क्या हो जाएगा, तो इनका अगर आप लोग HCF यहाँ पे निकालना चाहो 5 का और 2 का, 1 मिनट 5 बीच में आ जाएगा, 2 मरतबे जाएगा ये 4, उसके बाद 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2, तो ये एक इसका HCF आ गया, तो इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद 5 और 2 का LCM क्या हो जाएगा, तो इसका LCM की बात करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लो, 10 को 1 से गुना करोगे तो ये 10 ही रहेगा और 5 को 2 से गुना करोगे तो भी ये 10 ही रहेगा, मतलब 10 बराबर हो जाएगा 10 के। तो ये थ्योरम ये कहता है कि दो संख्याओं का HCF और LCM जो होता है वो उनके डायरेक्ट गुणनफल के बराबर होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपने सॉल्व किए होंगे और आगे भी आप लोग करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा या फिर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।